408 रन। ऐसे तो आपको लगेगा कि क्रिकेट में स्कोर की क्या अहमियत है, बहुत बड़ा स्कोर है, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो भी हो, लेकिन भारत के लिए ये एक ऐसा नंबर है जो लंबे समय तक उसे हॉन्ट करने वाला है, उसे परेशान करने वाला है, क्योंकि ये है वो मार्जिन जिसे साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया गुवाहाटी टेस्ट में। गुवाहाटी टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय टीम सीरीज भी हार चुकी है, क्योंकि कोलकाता टेस्ट भी साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया था। 2-0 की ये हार आखिर क्यों भारतीय टीम और भारतीय टेस्ट इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक कह सकते हैं आप, निराशाजनक कह सकते हैं आप, या जितने भी तरीके के नेगेटिव वर्ड्स आप इस हार के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हार वाकई में ऐसी है जो सवाल उठाती है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट का भविष्य क्या है और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है भारत को अब ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए। लेकिन पहले जरा आज के मैच के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इस पूरी सीरीज के बारे में। साउथ अफ्रीका की टीम जो कि WTC वर्ल्ड चैंपियन है, आप जानते हैं टेस्ट फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन की टीम है। सबसे पहले कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ, उस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया। तमाम तरीके की बातें हुई पिच को लेकर के, और उसके बाद जब पिच को लेकर के बात नहीं हुई, यानी कि गुवाहाटी टेस्ट में जहां पर पिच पे इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, वहां पर भारतीय टीम ने जिस तरीके का निराशाजनक प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में भारतीय टीम को अपने टेस्ट कोच की जरूरत है या भारतीय टीम को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। मेरे साथी सुकांत है। सुकांत, सबसे पहले आज के मैच के बारे में बात करेंगे। 408 रन की हार, जो कि भारत के टेस्ट इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। कितना निराशाजनक है, और निराशाजनक होने के साथ साथ फैंस के अंदर बहुत गुस्सा भी है। तो इस मैच को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस मैच को आप सबसे जो बेसिक चीज़ है जो वो देखिए कि साउथ अफ्रीका ये मैच आराम से बहुत अच्छी लीड उनके पास थी और इंडिया को कल भी बैटिंग के लिए बुला सकती थी सेकंड सेशन के बाद। फॉलो ऑन दे सकती थी, फॉलो ऑन भी दे सकती थी, या फिर सेकंड सेशन के बाद जब बुला सकती थी बैटिंग के लिए। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके 3 सेशन खेले लगभग, और लास्ट में आपको 10 ओवर खेलने के लिए दिए। उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनको पता था कि लास्ट डे हम ये मैच जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीत पे आपको 16 पॉइंट मिलते हैं, हार पे मतलब अगर ड्रॉ हो जाता है ये मैच ये सुकांत WTC चैंपियनशिप के लिहाज से बात कर रहे हैं। हाँ, तो 4 पॉइंट ही मिलते। लेकिन वो जानते थे, उतने कॉन्फिडेंट थे कि इंडियन टीम बैटिंग नहीं कर पाएगी, और ये आपको दिखलाता है कि इस मैच से पहले उनकी साइकोलॉजी क्या थी। और हम, जबकि उनके कोच, अगर आप देखो कल शाम के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करो तो उन्होंने कहा कि वी डिडंट गिव दिस टू इंडिया बिकॉज वी वांटेड देम टू ग्रोवल। और ये जो शब्द है ना, ग्रोवल, ये बहुत पुराना शब्द है जो टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़े इतिहास से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक बार वेस्ट इंडीज़ के साथ ये चीज़ जोड़ा गया था। इंग्लैंड के टीम के कप्तान ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था, और वहाँ और फिर यहाँ ये जो शुक्री कॉनराड ने बोला, वो मतलब दिखाता है कि वो चाहते थे कि इंडियन टीम इस मैच में ज़्यादा फील्डिंग करे और हम उन पर जीत तो दर्ज करें, लेकिन इस तरह की जीत दर्ज करें कि लोग फिर उसको याद करें कि हमने किस तरह से डोमिनेट किया इंडिया में। और ये मैच बिल्कुल उसी डोमिनेंस का नतीजा है। हमने जैसे पहले मैच में देखा था, जब भारत कोलकाता टेस्ट हारा तो पिच को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। कहा गया कि क्योंकि मैच जो था वो लगभग 2.5 दिन में खत्म हो गया था, और दोनों ही टीमों के अगर स्कोर्स देखें तो बहुत ऐसे बड़े स्कोर्स थे नहीं। लेकिन इस बार बहुत अलग चीज़ देखने को मिली, क्योंकि एक ऐसी पिच जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बना देती है, वहां पर आपकी टीम 201 पे ऑल आउट हो जाती है। दूसरी पारी में भी साउथ अफ्रीका की टीम ने 250 के आसपास रन बनाए, और उसके जवाब में आप 140 पे रन आउट हो जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ऑल आउट हो जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब इस वाले मैच के बाद अब आप पिच पे बात कर नहीं सकते, अब ठीक तरीके से जो भारतीय बल्लेबाज हैं उन्हीं के ऊपर सवाल आएंगे, रणनीति के ऊपर सवाल आएंगे कि भाई आप किस प्लानिंग के साथ जा रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 को लेकर के सवाल आएंगे, क्योंकि जिस सिलेक्शन जो किया गया इस मैच के लिए प्लेइंग 11 का, उस पर बहुत तरीके के सवाल उसी टाइम से आना शुरू हो गए थे जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी, और उसका असर दिखा है, क्योंकि आपके बैटर्स पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं और साउथ अफ्रीका ने आपको दिखाया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जानी चाहिए थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बैटर्स कितने हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको कंप्लीट बैटर्स चाहिए होते हैं। आप सिर्फ ऑलराउंडर्स के दम पर टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते, और ये बात आपको रियलाइज़ नहीं हो पाया था जब आप इंग्लैंड टूर गए थे। वहाँ पे अब इंग्लिश टीम जब अभी एक्सपोज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि जो हम 2-2 से ड्रॉ को बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ रहे थे, क्या वो सच में अचीवमेंट भी है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखो इंग्लिश टीम की बैटिंग है अभी, वो भी बहुत ख़राब है, और उस लिहाज से जब यहाँ पे जब आपको मौका मिला, चाहे कोलकाता में आपको चेज करना कितना बड़ा टारगेट था, 124 रन था, सिर्फ और सिर्फ 124 रन, वहाँ पे आप एक्सपोज हो गए। और उसके बाद, और वो 3rd डे था टेस्ट मैच का, और ठीक है बॉल मूवमेंट कर रही थी, बहुआ ने करके दिखाया ना बैटिंग, 67 पे 6 थे वो लोग, उसके बाद आकर के उन्होंने बैटिंग करके दिखाया। ठीक है,
अब बैटिंग पे जब बात आई है तो इस मैच में आप देखो कि उन्होंने डोमिनेट किस तरह से किया। आपने स्कोर कार्ड के जरिए बताया कि 247 पे 6 विकेट पहले दिन हमने ले लिए थे और उसके बाद मैच में हम अच्छा ग्रिप बना सकते थे, लेकिन सिमरन मुथुस्वामी आकर के वहाँ पे मार्को एंसन के साथ उन्होंने जो साझेदारी की, उससे पहले भी एक साझेदारी उन्होंने वेरेने के साथ की थी। और वहाँ से आप देखो मैच को जो उन्होंने जिस तरह से गाइड किया है, 489 का जो स्कोर जो उन्होंने बनाया था, उसके बाद लग रहा था पिच में कुछ नहीं है। मतलब इवन आप कुलदीप यादव का स्टेटमेंट याद कीजिए, रोड पे खेल रहे हैं, हम रोड पे खेल रहे हैं। जब आप रोड पे खेल रहे हो और फिर भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या चाहते हो, किस तरह की पिच पे आप खेलोगे? और क्या बैट्समैन के लिए तो सवाल उठने ही है, क्योंकि आप देखो, आप कमिटमेंट या शॉट सिलेक्शन देख लो फर्स्ट इनिंग्स में, आप देखो जिस तरह से ध्रुव जुरेल आउट हुए, जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुए, आप क्या ट्राई करना चाह रहे थे? क्योंकि जब आप 489 के स्कोर को आप जब उसके ट्रेल आप कर रहे हो तो आप क्या करना चाह रहे थे, वो साफ तौर पे दिखाता है कि आपका अप्रोच एज अ बैटर बहुत गलत था। और वहाँ पे हमने वाशिंगटन सुंदर को थोड़ा सा वो बैटिंग करते देखा और उनको देखा कि कैसे 48 रन उन्होंने बनाए और बहुत अच्छी बैटिंग की। इवन कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 132 बॉल्स खेले। यहाँ पे हमारे बैटर्स 30 बॉल खेलने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। और आपने 250 रन की बात की कि दूसरे इनिंग में आकर के साउथ अफ्रीका ऑल आउट नहीं हुई थी 250 पे, उन्होंने डिक्लेयर किया था इनिंग को और सिर्फ 4-5 विकेट गिरे थे। और वो भी लास्ट जो विकेट्स मिले आपको वो इसलिए मिले क्योंकि वो तेज खेलना चाह रहे थे, वो ज़्यादा रन बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे उस लिहाज से विकेट्स आपको मिले थे। तो आपने विकेट्स लिए भी नहीं हैं। और इवन जब इसका मतलब है कि बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी थी, कल तक भी पिच बहुत अच्छी थी और आज भी अगर आप गौर करोगे तो जो बॉल साइमन हार्मर को जो मदद मिल रही थी, और ये सवाल उठ भी रहा था कि साइमन हार्मर, क्योंकि हमारे पास इतने सारे लेफ्टी हैं, उनको मदद मिलनी है और हमने देखा कि वो पिच कहाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस, साइमन हार्मर के पास जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने लगभग 1000 विकेट डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास यहाँ पर मैं क्योंकि अभी आंकड़े देख रही थी तो पिछले 4 मैचों में साइमन हार्मर लगभग 27 विकेट ले चुके हैं। भारत से पहले पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम थी, तो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये पाकिस्तान के सामने उनको देख करके अंदाजा लगा सकती थी टीम इंडिया। ये चीज़ समझ सकती थी कि वो जब भारत में भी आएंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ दीपक भी है, हम दीपक से बात करेंगे क्योंकि बतौर क्रिकेट फैंस ये हार ऐसी है जिसको कि आप लंबे समय तक नहीं भूल सकते। आप अपनी टीम से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप अपने घर पे हार जाए। इंग्लैंड में 2-2 से जब आपने ड्रॉ कराया तो उसके बाद खास तौर पर ऐसा लगा था कि ये जो टीम है शायद ये ट्रांजिशन फेज वाली टीम उस तरीके से नहीं है, भारत ट्रांजिशन फेज में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने 2 मैच जीते, बड़ी ही डोमिनेंस दिखाई वहां पर, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दीपक आपको क्या लगता है कि क्या गलती टीम इंडिया से रहेगी, कहां पर कमी रहेगी कि इस तरीके का रिजल्ट हमको देखने को मिला कि आप टेस्ट हिस्ट्री में, अपनी टेस्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार का सामना कर रहे हैं? नासिर काज़मी का एक शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, लेकिन नहीं पड़ी है। आप हार गए, इससे किसी को समस्या नहीं है। हम वो जनरेशन है जिसने 19 नवंबर 2023 का दंश अपनी आत्मा में लेकर जी रहे हैं। हमें समस्या उस नशंसता से है जब आपने हथियार तक नहीं उठाए हैं। आपकी हाईएस्ट पारी 58 रन की है जो यशस्वी जायसवाल खेल कर गए हैं। ध्रुव जुरेल 0 पर आउट हो चुके हैं। आपके पास कोई बैटर नहीं बचा है जिसको लेकर के आप नंबर 3 पर खेल सकें। आप वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के बीच में म्यूजिक जैम्स करते हैं कि कभी इनको खिलाएं कभी इनको खिलाएं। समस्या इस बात की है कि आपके पास कोई बैटर नहीं बचा है। आप वेस्ट इंडीज से जीते हैं, आप बांग्लादेश से जीते हैं, लेकिन आप न्यूजीलैंड से हारते हैं 0-3। 12 बरस का रिकॉर्ड है। आप लाहौर में हार कर आए जब 2004 वाली हार थी, आप 2004 में नागपुर में हारे, आप 408 रन की सबसे बड़ी हार गए क्योंकि 25 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर हारे हैं, क्योंकि आपके पास एक बैटर नहीं बचा था जिसको आप भरोसा देकर के कह सके कि ये सेंचुरी बना जाएगा, ये गिर जाएगा। केएल राहुल बोल्ड होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बोल्ड होना तब सबसे करारा तमाचा होता है किसी भी बैटर के हिसाब से। कोई बुराई नहीं कि आप नहीं खेल पाए, अच्छा, पर पूरी टीम के तौर पर आप एक ऐसी साइकोलॉजी से हारते हैं कि आप लगा कि आप फाइट नहीं कर रहे हैं। कोलकाता में ध्रुव जुरेल 0 पर आउट होते हैं, यहाँ पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आ रहे हैं। जो एब्सोल्यूट ऑब्सेशन है आपका ऑलराउंडर से, या तो आप इससे निकलिए या आप ये तय करिए कि आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। 3 कारणों पर जिन पर बात हुई, जो कल बहुत बार बात चल रही थी। ये ठीक बात है कि जब हम सिंहावलोकन की दृष्टि से किसी चीज़ को देखते हैं, कोई चीज़ हो चुकी होती है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि यार हमारे पास ज़्यादा हिंडसाइट है, हमारे पास बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब चीज़ घट रही थी तब आपने क्या किया? कि आपको नहीं पता था कि आप वहाँ मार्को यानसन जैसे बॉलर्स हैं, कि आपको नहीं पता था कि वो लोग वहाँ पर WTC में लॉर्ड्स में फोड़ कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया को। आपके पास कोई ऐसा बैटर नहीं था जो जाकर के 100-150 बॉल खेल सके। कुलदीप यादव एक नाइट वॉचमैन के तौर पर सबसे ज़्यादा बॉल खेलने वाले हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुलदीप यादव के लिए और शर्मनाक बात इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर हो नहीं सकती। हम 7-7 साढ़े 7 बजे उठते हैं एशेज देखने के लिए या टेस्ट क्रिकेट की टीम देखने के लिए। कितनी प्रार्थनाएं बुदबुदाते हैं हम कि हमारी टीम जीते, कुछ अच्छा खेले, और उस तरह से आप हारे कि बिना लड़े आप हार गए।
हम सिराज जब आउट हुए थे, आपको याद होगा वो बॉल जब बिल्कुल 10 एंगल से गिरी थी, हम सबको दुख हुआ था, लेकिन हमने बहुत सेलिब्रेट किया था हमारी टीम को। कोई नहीं कह रहा है कि हमारी टीम खराब है हम उसको साथ छोड़ दें, लेकिन लोग ये कह रहे हैं जो समस्याएं आपको डे 1 पर दिख रही थी अगर वो भी रिपीट हो रहे हैं तो ये गलती की मिस्टेक नहीं, ये मक्कारी की मिस्टेक्स हैं। तो ये तो एक क्रिकेट फैन का आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि जो टीम इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं वो एकदम दिल से अपनी टीम के साथ जुड़ते हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में खेले, देश दुनिया के किसी भी कोने में खेले, उतनी ही शिद्दत से चेयर करने के लिए स्टेडियम में भी जाते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने से भी चेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक ने एक बात कही ऑलराउंडर्स के साथ ऑब्सेस्ड होने की, तो सुकांत, एक आरोप लग रहा है गौतम गंभीर के ऊपर, और सिर्फ इस टेस्ट मैच की बात नहीं है, लगातार उनके साथ ये चीज़ जुड़ी जा रही है कि बहुत ऑलराउंडर से ऑब्सेस्ड वो हो चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये बयान दिए कि भाई स्लॉट सिर्फ ओपनर्स का होता है, उसके बाद मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी और ऑलराउंडर ऑब्सेशन आपको लगता है बहुत भारी पड़ रहा है अब टीम इंडिया को, और कहीं ना कहीं अब गंभीर को ज़रूरी है उनके लिए कि वो थोड़ा सा सोचे इस रणनीति के बारे में और बदलाव करें, या फिर ज़रूरी है कि एक नया कोच है? देखिए, अब सबसे जो गजब बात है ना वो ये कि अब अगला जो टेस्ट आपको खेलना है वो अगले साल अगस्त में खेलना है। तो मतलब अभी इसे टेस्ट मैच है नहीं, पर इसको आप भूल नहीं पाओगे। और ये क्योंकि सवाल उठेंगे, क्योंकि आपने जो ऑब्सेशन की बात की है वो ऑब्सेशन बिल्कुल दिखता है। क्योंकि आप देखो ना, आप इस टीम में बैटर्स क्यों नहीं खिला रहे हो? क्योंकि आप रेगुलर बैटर्स इसलिए नहीं खिला रहे हो क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कुलदीप यादव को कई मैचेस में इसलिए नहीं खिलाया कि कुलदीप यादव बैटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब आप याद करो इंग्लैंड के दौरे पे कुलदीप यादव को नहीं खिलाने के पीछे पर्पस क्या था कि कुलदीप यादव बैटिंग नहीं कर सकते हैं उस तरह से। फिर यहाँ पे कुलदीप यादव ने बैटिंग करके दिखाया है, लेकिन जो सवाल उठता है कि आप वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इन दोनों के अलावा अगर आप देखो कि जो ऑलराउंडर्स आपकी टीम में हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। ध्रुव जुरेल बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, हम सब ने कहा कि उनको होना चाहिए टीम में, और क्योंकि वो अच्छे रन बना करके आए थे। लेकिन ध्रुव जुरेल पूरे तरह से फ्लॉप रहे हैं, ना ही वो पेसर्स को अच्छे से खेल पा रहे थे, ना ही वो स्पिनर्स को अच्छे तरह से खेल पा रहे थे। तो अब आखिर क्या हुआ ध्रुव जुरेल के साथ, वो समझ से परे हैं। दूसरी चीज़ की एक पोजीशन जो आपने बात की ना कि फ्लेक्सिबिलिटी, वो सच में वैसा ही हो गया है। क्योंकि आप देखो नंबर 1 अगर छोड़ दो, जो टॉप के जो हम कहते हैं ओपनिंग पेयर, उसको छोड़ दो तो उसमें 3 चेंजेस है। क्योंकि रोहित शर्मा अब नहीं है तो एक केएल राहुल उनकी जगह आ गया, लेकिन ये दोनों कम से कम फिक्स्ड जगह हैं, यशस्वी जायसवाल और ये। नंबर 3 से लेकर के आपके नंबर 8-9 तक कौन बैटिंग करने कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। आप पिछले मैच में साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिए, क्यों? उनकी जगह लेके आए सुंदर को, वॉशिंगटन सुंदर को। साई सुदर्शन कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं कि उनको उनसे डिमांड क्या है, टीम की क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, क्योंकि आप उनको क्यों नहीं खिला रहे थे कोलकाता में, उनको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। इस मैच में गिल नहीं है, नंबर 4 के पोजीशन खाली था, ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेल गए, ठीक है, और सुंदर 8वें नंबर पर आ गए, और सुंदर जो 3 नंबर पे खेल रहे थे वो 8वें नंबर पे आ गए, और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो कम से कम ये तो था कि आप 4 नंबर पे या तो उन्हीं को ट्राई कर लेते, अगर पिछले मैच में 3 नंबर पर भरोसा जताया था तो 4 नंबर पर खिला लेते। लेकिन बात क्या है ना कि 3 से लेकर के 8 तक वो जो T20 का जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अब टेस्ट में भी वो सब चीज़ें सेम दिख रही हैं कि आप क्योंकि 3 से लेकर के 8 तक किसी को भी खिला सकते हो और कोई भी आकर के खेल सकता है। नीतीश रेड्डी किसी मैच में 5वें पे आते हैं, कभी 4थे पे आते हैं, कभी 8वें पे आते हैं, कभी 9वें पे, आज 9वें पे आए थे। तो क्योंकि कुलदीप यादव आज नाइट वॉचमैन आए थे तो वो पहले खेल गए थे। तो सवाल उठता है कि जब कोई पोजीशन, अगर नाइट वॉचमैन के पोजीशन को छोड़ भी दें तो भी आप अगर चेंजेस देखोगे तो 7 से 8 चेंजेस आपको नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, जो आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटिंग जो अरेंजमेंट है वहाँ सब पे आपको दिखता है ऑर्डर पे कि आप इतने सारे बैटर्स को ट्राई कर चुके हो, वो भी एक स्पैन में जो 1.5-2 साल का स्पैन है। तो ऐसे में ना टीम को पता है कि किसको क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्योंकि खुद गौतम गंभीर भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ अब बहुत अच्छे तौर पे वो क्लियर हो चुकी है। आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, कि जब दिल्ली का वो मैच चल रहा था तो एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने आकाश चोपड़ा को, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम भूले नहीं है न्यूजीलैंड को। तो आपने क्या सीख लिया न्यूजीलैंड दौरे से? क्योंकि अगर आपको लगता है कि 3 प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन पर कार्रवाई करके आपने बहुत अच्छा है कि वो माहौल बना दिया कि वो चलो चले गए बाहर, अब टीम बहुत अच्छी हो गई, हमारी टीम बैलेंस हो गई, कहाँ है बैलेंस? और जिस मैच पे जहाँ पे आपको पता चल रहा था कि इस पिच पे आपकी बैटिंग बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि पिच में कुछ नहीं था। जब पिच की जो सवाल थी वो पिछले मैच में थी कि हाँ पिच बहुत ख़राब है, यहाँ तो कुछ नहीं था, फिर क्या हो गया? तो वो सवाल हमेशा रहेगा, और ये जो ऑब्सेशन है वो साफ तौर पे सबको नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो उस पर सब कोई सवाल उठा रहे हैं, एक्सपर्ट से लेकर के, और हर एक फ़ैन को वो समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्या ऑब्सेशन है।
हम अभी फैन की बात कर रहे थे तो हमारे साथ हमारे एक और इंडियन क्रिकेट टीम के फैन मुरारी मौजूद है कि इस हार को देख करके आपको कैसा लगा? गुस्सा है, दुख है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या फील कर रहे हैं अभी? आखिरी बार जब 2011 में जो हम सीरीज़ हारे थे इंग्लैंड से 4-0, जिसमें मोंटी पनेसर ने भारतीय टीम की मतलब जो बैटिंग ऑर्डर थी उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी, वो जो फीलिंग थी और अभी जो फीलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे लगता है कि तब हमारी टीम टेस्ट टीम में नंबर 1 हुआ करती थी। 2009 में हमने आईसीसी का वो जीता था और 2011 में हम वनडे वर्ल्ड कप भी जीते थे। सब कुछ सही था और उसके बाद इस तरीके की हार किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन इस वाले केस में हमें ऐसा लग रहा था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देख लिया था कि 3-0 से हमारा जो वाइट वॉश हुआ। ठीक है, ये होता रहता है, हार जीत बिल्कुल लगी रहेगी। हमें मुझे लगता है कि सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे और आप लोगों ने भी एनालिसिस किया कि T20 के फॉर्मेट से, T20 के फॉर्मूले से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है ना। गंभीर के खिलाफ एक आरोप लगता रहता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है कुछ प्लेयर्स को लेके, चाहे वो ध्रुव जुरैल की बात हो, हर्षित राणा की बात हो, या मैं उनका नाम लूँ नीतीश रेड्डी का। तो ठीक है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि मौका देने से कई बार हमें लगता है कि शायद जो पोटेंशियल हो वो बाहर आ जाए। लेकिन अगर वो कोई लगातार फेल हो रहा है, आपको पता है कि ये प्लेयर्स टेस्ट रेडी नहीं हैं, तो आप उनको ज़बरदस्ती क्यों वहाँ पे उनको जगह दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, आप उनको डोमेस्टिक खेलने दीजिए, अच्छे से उनको मेहनत करने दीजिए, मतलब एक टेस्ट प्लेयर के लायक बनने तो दीजिए कम से कम। तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पे आ रही है कि आप टेस्ट को टेस्ट के हिसाब से ही खेला जाना चाहिए, वो आप उसको T20 क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेल सकते। कि आप अगर ये सोचें कि शुरुआत की 2 बैट्समैन के बाद से हर कोई बैटिंग कर ले, हर कोई बॉलिंग कर ले, हर कोई कीपिंग कर ले, हर कोई कोचिंग भी कर ले, तो वो नहीं हो सकता है। 5 दिन इसीलिए टेस्ट में होते हैं ताकि जो भी पोटेंशियल है, जो भी एक कैरेक्टर है प्लेयर का, वो पूरी तरीके से सामने आए। 3 ऑलराउंडर आप 2 ऑलराउंडर अच्छे से रखिए, शुरुआत के 4-5 बैटर आप बढ़िया से बना के रखिए और आखिरी के 4 बॉलर्स, ये फॉर्मूले के साथ चलिए, तो वो मतलब मुझे लगता है कि सक्सेस दिलाएगा। मतलब एक बड़ी बात हुआ करती थी, हमेशा से रहा है कि भारत में आके भारत को हराना टेस्ट में, और वो एक बड़ी समस्या, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, जो वो नहीं हो पा रहा था बाकी टीम से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी आके, मतलब मुझे लगता है कि कल को जिम्बाब्वे भी अगर आ जाएगी तो उसके पास ये चांस रहेगा कि इस टीम के सामने वो उनको भी सक्सेस मिल जाए। और दूसरी बात जो पिच को लेकर मैं करना चाहूँगा कि जो हमने अहमदाबाद में किया था 19 नवंबर 2023 को, ऐसी पिच बना दी कि पहली इनिंग में ही गेंद रिवर्स होने लगी। उसका सिंपल सा रीज़न था कि आप जब इस तरीके की पिचेस बनाने लगते हैं तो एक मैसेज ये भी देते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ पिच के बलबूते जीतना चाहते हैं। तो एक ये मैसेज मुझे लगता है कि गलत जाता है कि कम से कम आप एक, जैसे हम इंग्लैंड में गए, हमने 2-2 से वहाँ पे बहुत बढ़िया टेस्ट क्रिकेट खेला और हम वहाँ पे फाइट करके जीत गए, हमारे अंदर एक जज्बा था। जब हम ये रिलाई करने लगते हैं कि नहीं, पिच हमारे पास है, हम स्पिन फ्रेंडली बना देंगे, और एक वो फार्मूला जो चला आ रहा है कि भारत में टेस्ट मैच अगर हो रहा है तो 2.5 दिन में ख़त्म हो जाता है, इतनी मतलब कब्रगाह किस्म की हम पिच बना देते हैं कि पहले दिन में 20 विकेट गिर गए, अगले दिन 15 विकेट गिर गए और 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो गया। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, अनलेस नहीं तो फिर हमारा जो भारत के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट है वो इसी तरीके से हमें सदमे मिलते रहेंगे। आनंद, आप भी मैच देख रहे थे, आपको कैसा लगा? कि क्या लगता है कि कहाँ पर अब गंभीर को अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है और टीम इंडिया के लिए कहाँ पर बेटर करना ज़रूरी है? सबसे बड़ी चीज़ तो उनको एक चीज़ समझनी होगी कि बिट्स एंड पीसेज प्लेयर से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाता। अब नीतीश कुमार रेड्डी या फिर वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स को ला रहे हैं, उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं। थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग T20 में चल जाएगा, टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से चलेगा नहीं। आप देख लीजिए, आपकी सबसे सफल टीम रही है विराट कोहली के अंदर, उसमें देख लीजिए 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, 5 पूरे गेंदबाज। तो गंभीर को समझना होगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो उनको बेसिक्स की ओर लौटना होगा टेस्ट क्रिकेट में कम। और दूसरी बात, डोमेस्टिक की ओर देखना होगा। आपके पास यश राठौर, अभिमन्यु ईश्वरन या फिर सरफराज खान जैसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस देख लीजिए डोमेस्टिक में। मैं बोलता हूं कि साई सुदर्शन को IPL के परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाता है। तमिलनाडु की टेस्ट टीम में भी कंसिस्टेंट जगह नहीं है उनको आप टेस्ट टीम में खिला रहे हो। 2 विकेट कीपर खिलाने का क्या मतलब है जब आपके पास अच्छे स्पेशलिस्ट बैट्समैन टीम में तो 3 हो गए, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत को हटा दे, वो टेस्ट में नहीं करते हैं, लेकिन 2 स्पेशलिस्ट विकेट कीपर जबकि आपके पास अच्छे स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं।
तो सुकांत, एक लास्ट चीज़ कि अब आपको लगता है कि 8 महीने बाद जब दोबारा से टेस्ट मैच की चर्चा शुरू होगी, जब दोबारा से सारी चीज़ होगी, ये हार ध्यान में रहेगी या गंभीर इसको भूल करके फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अब WTC के लिए बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं और हर एक सीरीज़ बहुत अहम है, खासतौर पर घरेलू सीरीज़ जो होती हैं तो वैसी अहम हो जाती है। देखिए, एक चीज़ मैं 8 महीने बाद की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला जो सवाल है ना रिया, कि ये जो चीज़ है ना, अभी आप इसको नहीं भूल पाओगे, क्योंकि देखो आपके पास पूरा मौका था कि आप इस मैच को आराम से ड्रॉ कर सकते थे। आज पूरे दिन बैटिंग करते और आप ड्रॉ कर लेते, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सके आप, क्योंकि आपके पास वो अप्रोच ही नहीं है कि आप कर पाओ उस चीज़ को। क्योंकि वो जो बात है ना बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स, वो जब तक आपके पास एफिशिएंट बैटर्स नहीं होंगे, जो कि जिनके पास आप, या तो देखो आप टीम कैसे बनाते हो कि या तो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखो कि हाँ ये फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड। जो सबसे अच्छी बात मुझे साउथ अफ्रीका की लगी कि उन्होंने एक बात कही कि हम बहुत प्रिपेयर्ड होके आए थे, हम बेटर प्रिपेयर्ड थे, और वो चीज़ दिख रहा है कि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके आए थे कि इंडिया में जाकर के हमें कैसे किस अप्रोच से खेलना है, किस अप्रोच से बैटिंग करनी है, किस अप्रोच से बॉलिंग करनी है। अच्छा, आपके जो आपकी जो खासियत क्या थी, आप इंडियन जो, अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे जो भी सक्सेस आपको मिलता रहा है, वो क्यों मिलता रहा? क्योंकि आपके बहुत अच्छे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो यहाँ मदद स्पिनर्स को तीसरे चौथे दिन के बाद मिलने लगती है। यहाँ की पिचेस वैसी नहीं है कि जो 5 दिन तक एकदम फर्म रहे, चौथे पाँचवें दिन स्पिनर्स को मदद मिलती ही मिलती है, अगर आप बहुत अच्छी पिच भी बनाओ तो इसका मतलब है कि आपके पास वैसे बैटर्स होने चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेल सकें। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से मिलेंगे, जो लगातार इसी पिचेस पे खेलते रहते हैं और वहाँ से आते हैं। तो जो बात है ना कि जो आप देखते हो इतने सारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, देखिए जब कोई बैटर्स आपको वापस से अब जाना पड़ेगा उस ओर, इस पूरी टीम में बहुत सारे चेंजेस ज़रूरी हैं, और ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, और तभी आप आगे की भी सोच सकते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये भूल जाएंगे हम, 8 महीने बाद है तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो सब होंगी। और आप देखिएगा इसको इसी महीने बहुत चीज़ें इसमें आपको एक्शन में आती हुई दिखेंगी, और मुझे लगता है इस हार को आपको भुलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए, फैंस तो ये निराशाजनक हार नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हम और हमारे फैंस दर्शक सब ये चाहते हैं कि गौतम गंभीर भी ये हार ना भूलें, सीखें इससे, ताकि फिर से भारत को अपने घर पर इस तरीके की हार का सामना ना करना पड़े। फिलहाल टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। अब सफ़ेद जर्सी नीली होगी और 30 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी, वो सीरीज जिसमें ज़्यादातर फैंस को इंतजार विराट कोहली और रोहित शर्मा का है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई देंगे। हम इन सीरीज, इस दौरे के साथ साथ खेल जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, देश दुनिया की खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, दीपक और मुरारी, और आप कैमरा के पीछे राशिद। आप देखते रहिए ललन टॉप।